अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। तमाम तर मुश्किलात और गैर यकीनी के बावजूद आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात 27 जुलाई को होने जा रहे हैं। मेन स्ट्रीम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और दीगर जो रियासती सियासी जमातें हैं, अपनी इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज से चलाए हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम बात कर लें तो बिलावल भुट्टो की जो तनकीद है, जो तीर है, वो नून लीग पर साध रहे हैं, तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि नून लीग इसका जवाब ये दे रही है कि इस तीर से शेर का शिकार नहीं हो पाएगा। साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब को बहसियत बतौर जो है तरक्की का मॉडल कश्मीर में पेश करती हुई नजर आ रही है और फ्यूचर के बारे में बता रही है कि अगर आप पंजाब चाहते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दें। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप वक्त किस नोयत के बयान दे रही है, किस नोयत के दावे कर रही है, पहले आपको सुनवा देती है। लाहौर भी है, उतना ही मुझे प्यारा कश्मीर भी है। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है। कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। समझते हो या नहीं समझते? मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन की कांपे टांग रही हैं, वो बता रही हैं आजाद कश्मीर की बाजी जीत ली है इंशाल्लाह। कुछ लोग यहाँ आकर चंद दिन से तकरीरें कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं? यहाँ पर हुकूमत आपकी है। मुझे बताया जाए कि आज आजाद कश्मीर में मेरा हुकूमत है। मैं जानता हूँ 6 महीने से मेरा हुकूमत है। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं, वो आजाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे? अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते। ये जो कहते हैं कि पंजाब के सड़कें, ये समझते हैं कि रायवंडी पंजाब है। जो लोग कसूर को लाहौर अभी तक नहीं बना सके, वो क्या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाएंगे? बासी, बोशीदा, जंगालूद और मुड़े तुड़े तीर शेर का शिकार नहीं कर सकते। शेर का शिकार आपसे नहीं होगा। किराएदार बन के अब मालिक मकान बनने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब हुकूमत और फेडरल मिनिस्टर बैठे हैं वो लोग। आज भी अपनी किसी भी एक सीट से इस्तीफा दे दें उनके बड़े ओहदेदार और फिर वहां से दोबारा बाई इलेक्शन करा लें तो उनको अपनी सियासी हैसियत का पता चल जाएगा। ये आपने मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को सुन लिया, किस नोयत की वहां पर दावे हो रहे हैं, एक दूसरे पर तनकीद हो रही है और अपने अपने तरक्याती काम जो है वो गनवाए जा रहे हैं। लेकिन इन इलेक्शन में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बार इस तरह हो रहा है कि आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली की जो इंतखाबात है 3 फेज में होंगे। पहला फेज जिसमें मीरपुर में 27 तारीख को पोलिंग होगी, उसके बाद 2 और 10 अगस्त को जो दीगर जो दूसरा और तीसरा मरहला है वो होगा। इसमें एक बात जो बड़ी काबिल गौर है वो ये है कि अगर पहले फेज़ के नताइज आ जाएंगे तो उसके बाद जो बाकी फेजेज हैं, क्या उनके जो नताइज हैं पहले फेज़ के उसके ऊपर असरअंदाज होंगे नहीं होंगे। सियासी जमातों की जानिब से जिस नोयत के दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सी सियासी जमात जो है आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इलेक्शन जीतने की इस टाइम पोजीशन में है और कौन सी सियासी जमात वहाँ पर अपना नया वज़ीर आज़म जो है वो नॉमिनेट करेगी। इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनका तारुफ कराता चलो। हमें ज्वाइन करें कमर ज़मान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के KPK अफेयर्स के। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक गवर्नर सिंध है। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे, वेलकम करेंगे। कायरा साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। मियाँ साहब ने आज मीरपुर में स्पीच की, तकरीर की, खिताब किया, डेफिनेटली आपने सुना होगा। वो एक बार फिर से कह लें कि पंजाब को बतौर तरक्की का मॉडल पेश कर रहे हैं। कहते हैं कश्मीर है, कश्मीर नहीं है, ये मीरपुर है, मीरपुर ख़ास नहीं है। क्या कहेंगे उनकी स्टेटमेंट पे? सियासत के अंदर वही तलखियां, तलख तलख बातें करना, मिसालें देना, किसी की तरक्की को, अपने अपने कामों को उजागर करना, दूसरे के कामों को डाउन करना, ये तो रवायत का एक हिस्सा रहा। इलेक्शन के अंदर यही आप बताते हैं दूसरों से बेहतर हूँ, मेरी पॉलिसियां, मेरी डेवलपमेंट, उन्होंने उसको मिसालें दी हैं और इस हद तक तो कोई जुर्म नहीं है। वो जिसकी भी तरक्की की मिसालें देना चाहें, वो पंजाब को दुनिया में एक मिसाली सूबा बनाते हैं, बिस्मिल्लाह, हमें क्या एतराज होगा। और सिंध की अगर परफॉर्मेंस है वो मुतमिन नहीं है तो उनका वो भी हक है, वो उस पर तनकीद करें, इसी तरह हमारा ये हक है। लेकिन मियाँ साहब ने जो आज अच्छी बात कही, काश आपने वो उससे आगाज किया होता। वो उन्होंने ये कहा कि हमें आपस में सियासत की तल्ख बातें चले हो जाती हैं, लेकिन इसको दस्तों गरेबान होने तक, लड़ाइयों तक या हदूद से बाहर नहीं चले जाना चाहिए। एक बड़े और संजीदा सियासतदान से इसी बात की तवक्को की जा सके। ठीक है, लेकिन जिस तरह वो एक तरक्की का मॉडल पेश कर रहे हैं पंजाब को और तनकीद कर रहे हैं सूबा सिंध के ऊपर, तो क्या ये तरक्की का मॉडल ठीक है? मतलब अगर तकाबली जायजा कर भी ले दोनों सूबों का तो उनके मौक़िफ़ में कोई आपको जान लगती है? ये सवाल आपका मुझ पे बनता है वैसे। मैं पीपल्स पार्टी का रुकन हूँ, मैं क्या उनकी तारीफें करूंगा यहाँ बैठ के? नहीं सर, आप काउंटर कर सकते हैं। कल लाहौर में बारिश हुई है, पूरा लाहौर जो है मैं उसके ऊपर उनको कहूँ कि नहीं, मैं उसके ऊपर ये कहूँ कि नहीं जनाब उनका बड़ा बुरा मॉडल है, उनका बड़ा ये है, तो फिर तलखी बढ़ाऊं?
मैं तो कह रहा हूँ कि मियाँ साहब ने तलखी कम करने के लिए अच्छी बात कही है। और हमारे मुल्क के अंदर कोई हुकूमत बहुत कामयाब हुकूमतें नहीं थी, इसलिए कि वसाइल थोड़े हैं, वसाइल ज्यादा हैं, हर वक्त वसाइल का सामना है। आज भी पंजाब में कुछ अच्छे काम हुए हैं, कुछ इलाके आज भी इग्नोर्ड हैं। इसी तरह सिंध के अंदर भी बहुत बड़े अच्छे काम हुए हैं। आप लोगों ने भी सिंध के कराची शहर को मार्क किया हुआ है। कराची से बाहर निकलेंगे तो आपको बाकी चीजें थर में भी नजर आएंगी, लाड़काना में भी नजर आएंगी, नवाबशाह में भी नजर आएंगी, सकर में भी नजर आएंगी। चलिए तो सही। हाँ, एक फर्क जरूर है कि फेडरल गवर्नमेंट का जो फंडिंग है उसमें अगर हम देखते हैं तो वो मुवाजना जब करें तो प्रॉब्लम आ जाता है। ये जो फेडरल फंडेड मोटरवेज हैं, फर्ज करें तो हम मोटरवेज देखते हैं कि हमें इस्लामाबाद से लाहौर और फिर पेशावर इस्लामाबाद, फिर हमें लाहौर से सियालकोट और सियालकोट से रावलपिंडी, ये फिर साहिवाल और इस तरह की ये मोटरवेज जो हैं हमें यहाँ नजर आती हैं। इसी तरह हजारा मोटरवे है। सिंध के अंदर एक पोर्शन बना है सखर तक और उसको कनेक्ट करना था, लेकिन वो कभी प्लानिंग का ऐसा नहीं बना। अब थोड़ा बहुत उस पर सुना है, कोई काम हुआ, उसके ऊपर सिंध की हुकूमत शाकी रही कि बाकी जगह बननी चाहिए, केपीए में भी बननी चाहिए, यहाँ भी बननी चाहिए, पंजाब में और बनाए, लेकिन सिंध को इग्नोर किया गया उन सूबों, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसी तरह जो हैदराबाद कराची लिंक है सड़कों का या मोटरवे का, वो पहले से मौजूद जो सुपर हाईवे है उसी को, उसके ऊपर कारपेटिंग करके उसी को मोटरवे का दर्जा दिया गया, जबकि वो मोटरवे नहीं है। तो ये सिंध के लोग बहरहाल शिकवा करते हैं कि हमें मोटरवे नहीं दी गई, हमें मोटरवे का सिर्फ वो पोर्शन दिया गया है जो रहीम यार खां से लेके सक्कर का है, इसके अलावा हमारी मोटरवे नहीं बनी। तो बाकी अच्छा काम है, करें तो बड़ी आला बात। ठीक है, अच्छी बात है कि आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं और आप उस तरफ जो कन्फ्लिक्ट है उस जानिब नहीं बढ़ना चाह रहे। अच्छी बात है कि आपने एक मुनासिब रवैया आपने भी इख्तियार कर रखा। लेकिन अगर हम भी या स्टूडियो से बैठ के स्टूडियो से बाहर जाकर, कब सिंध जा रहा हूँ, लास्ट वीक हम सिंध में थे, तो कराची में जहाँ जा रहे थे हमें जगह जगह खुदाई नजर आ रही थी। डेफिनेटली ये मसाइल तो है, यूनिवर्सिटी रोड था, एयरपोर्ट से बाहर निकले तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सूबाई हुकूमत के मामलात हैं, वहाँ बहुत सी बेहतरी की बिलाशुबा गुंजाइश है। इख्तियार वली खान साहब, अच्छा, मेरी एक आखिरी गुजारिश सुन लीजिए, मेरी एक आखिरी गुजारिश सुन लीजिए। कराची में अगर खुदाई जारी है तो खुदाई किसी काम के लिए है ना, सड़कें खुद खोद तो नहीं रहे। 6 साल हो गए यूनिवर्सिटी खराब रोड करने बनते की हुए। कोशिश तो नहीं हो रही। सर वो 6 साल हो गए एक रोड बनाने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि मैं सालों को नहीं गिन रहा, मैं आपके कमेंट के ऊपर बात कर रहा हूँ कि अगर वहां पे आपको खुदाई होती नजर आई, ठेकेदार काम करते नजर आए, तो किसी बेहतरी के लिए। मैं पहले भी आपसे कहा है कि जब आप बात करेंगे आप कराची से बाहर नहीं निकलेंगे, कराची से बाहर निकल के बात करेंगे तो आपको सूरत हाल मुख्तलिफ मिलेगी। हाँ, कराची को भी बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है, और जो कराची के लोग हैं या कराची की जो हुकूमत है सिंध की, उनसे पूछिए, उनको फेडरल गवर्नमेंट के फंड से या फेडरली फंडेड जो प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर भी डिले के मसाइल हैं। बहुत सारे कराची के मंसूबे वो हैं। अगर मुझे पता होता कि आपने मुझसे कराची का पूछना है तो मैं मैंने बिल्कुल कराची का नहीं, मैं तो मियां साहब के जो बयानात हैं और जो तकाबली जायजा कर रहे हैं पंजाब का, दीगर सूबों का, वो तो मैं लास्ट वीक कराची था सर, मैं थोड़ा सा कर दिया। आपने मुवाजना कराची का शुरू कर दिया ना, कराची की खुदाई आपको याद आ गई, मैंने इसलिए बात। सर वो आंखों देखा हाल था, मैंने इसलिए आपके सामने रख दिया। चले इख्तियार वली खान साहब, आज मियां साहब ने स्पीच की है, वो पंजाब को तरक्की का मॉडल पेश करते हैं, लेकिन तरक्की का मॉडल पंजाब में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं डेफिनेटली बेहतर होने वाली है। कल लाहौर में बारिश होती है, पूरा लाहौर डूबा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आदिल निज़ामी साहब। देखिए, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की है ना, घर के बड़े और मुल्क के बड़े लीडरों का उनका खिताब ऐसे ही होना चाहिए। ओए तोए करके मैं तेरी ऐसी कर दूंगा, तैसी कर दूंगा, इन्हीं बातों ने, इसी तर्ज तकल्लुम ने आज हमारी पोलराइजेशन इस मुल्क में कहाँ तक पहुंचा दी है। मेरे ख्याल में इलेक्शन होना चाहिए, आप अपनी परफॉर्मेंस बताइए कि हमने सिंध में ये किया है, हम कश्मीर में यहाँ पर इलेक्शन जीते तो हम यहाँ पर ऐसा 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 करेंगे। हम कहेंगे कि हमने लाहौर में, पंजाब में ऐसा किया है, पिंडी इस्लामाबाद में ऐसा किया है। अब इसके आगे अगर हमें यहाँ कामयाबी मिली तो कश्मीर में हमारा अगला मॉडल ये होगा, और इससे पहले हमने कश्मीर में ये काम किए हैं। ये एक सेहतमंद मुकाबला है। अब नवाज शरीफ साहब का
बिलावल भुट्टो जरदारी को बरखुरदार कहकर बुलाना, और साथ में फिर ये भी कह देना कि हल्की फुल्की नोक झोंक होनी चाहिए, लेकिन मुश्त गिरेबान नहीं होना चाहिए, गालम गलोच नहीं होनी चाहिए, तनकीद भी हो बट विद इन सम सर्टेन लिमिट ऑफ डिसेंसी, तहजीब और तमद्दन के दायरे में हो, तो ये अच्छा है। इट्स अ हेल्दी कंपटीशन। आप बताएं कि हमने सिंध में इतनी यूनिवर्सिटियां बनाई, हम बताएंगे कि हमने पंजाब में इतनी यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, आप बताएंगे कि हमने इतने कॉलेजेस बनाए, हम बताएंगे हमने इतने स्कूल बनाए हैं, आप बताइए कि हमने इतने हॉस्पिटल बनाए, हम आपको बताएंगे कि हमने इतने हॉस्पिटल बनाए हैं। मुकाबला इन बातों पर होना चाहिए, इसी पर जो है तो अवाम को वो देखते हैं कि कौन काम ठीक है। कर रहा है, अगर किस तरह कर रहा है, अगर आपकी वो बातें बिल्कुल जमातें बजा फरवा रहे हैं, आगे इस तरह जाती हैं। ये आपने अपना पंजाब का तरक्की का मॉडल पेश किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में जो सिंध है उसका मॉडल पेश किया, मतलब पजीराई फिर जीबी में जो सिंध का मॉडल है उसको मिली। एक मिनट जरा रुकिए भाई, एक मिनट रुकिए। हमें सबसे पहले तो कश्मीर के अंदर, क्योंकि दोनों जमातें वहां हुक्मरान रही हैं, हाँ। कश्मीर के अंदर जो हमने माजी में किया, कश्मीर के लोग तो उससे ज्यादा रिलेटेड होंगे ना। ये सिंध का और पंजाब का मॉडल तो बात की बातें होंगी। ठीक है। सिंध का जो कश्मीर के अंदर मुस्लिम ठीक है। लीग की भी हुकूमतें रही हैं, मुस्लिम लीग की बैक्ड हुकूमतें रही हैं, पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत रही है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब वहां आई, कोई 2.5-3 साल हमारी हुकूमत रही, जब फेडरल में भी थी और सूबे में भी हमारी हुकूमत थी, इन स्टेट में। तो पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में वहां पे 3 यूनिवर्सिटियां दी, 5 यूनिवर्सिटियां, मेडिकल कॉलेजेस दिए, स्कूल्स दिए, हॉस्पिटल्स दिए, और उनकी एक तवील तादाद है। आज आपको कश्मीर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा नेटवर्क नजर आता है, ये पीपल्स पार्टी के दौर का दिया हुआ है, उस दौर में बनी हुई ये सड़कें हैं। लिहाजा कश्मीर के लोग अपनी उस डेवलपमेंट को सिंध की और पंजाब की डेवलपमेंट से ज्यादा कुर्बत से देखते हैं। हर शहरी अपने शहर के अंदर देख रहा है कि पीपल्स पार्टी ने क्या दिया। इसी तरह उनके हकूक देखिए है, ना, उनको जो उनकी शनाख्त मुझे है या उनकी थोड़ा सा- शनाख्त को आगे बढ़ाने का अमल है, उनकी रिप्रेजेंटेशन है, उसके ऊपर भी वो जो बड़े सवाल हैं शनाख्त के, उसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी का कोई कंपैरिजन नहीं है किसी से। बाकियों का भी रोल है, वो अपना बयान करें, हम अपना बयान कर रहे हैं। देखिए, ठीक है मोहम्मद हम जुबैर ये साहब, आपने समझते सुन हैं- लिया दोनों मौजूद शख्सियात को। जुबैर साहब के सामने गुफ्तगू कर लें। मियाँ साहब की स्पीच, क्या आप इसको आप क्या रीड करेंगे, ओपोजिशन क्या देख रही है कि मतलब अब एक इलेक्शन है, जीबी के बाद वो इलेक्शन मोड नजर आ रहा है, जैसा जीबी में एक तनकीद थी, दोनों जानिब अपने जो है इजहार ख्याल कर रहे थे, वही फार्मूला यहाँ पर भी नजर आ रहा है आपको? एक तो आपने इख्तियार वली को कम टाइम दिया, बहुत कम टाइम दिया, वो अभी बात करना शुरू किया था, तो मेरा ख्याल है अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं तो ज़रूर बोलें, लेकिन अगर आप जरा मुकम्मल कर लेना, फिर इख्तियार भाई को दोबारा मौका देते हैं सर। जी चलें। आदिल निज़ामी, ये नाइंसाफियां आपकी जो है ना, ये बढ़ती जा रही है और मैं देख रहा हूँ। नहीं, वो कायरा साहब ने बीच में वो आपको जरा जवाब दे दिया, फिर मैंने कहा चले काफी देर हो गई, जुबैर अच्छा, नहीं साहब नहीं, को बैठे हुए हैं। आई एम सॉरी, मेरा ख्याल था कि आपने इंटरवीन कर लिया, इसलिए मैंने जवाब दिया, वरना मैं चले, इख्तियार चले। साहब को बिल्कुल नहीं रोकता। अब जुबैर साहब जरा शामिल गुफ्तगू कर लें। जी जुबैर साहब। जी, कायरा पहली बात साहब तो ये है कि ने कहा तो मैं खामोश हो गया। पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों जितनी इनकॉम्पिटेंट, इंटेलेक्चुअली वीक हैं कि इनको पता ही नहीं कि जो खुशहाली होती है वो होती क्या चीज़ है। ये समझते हैं रोड बना दी, हॉस्पिटल बना दिए, इससे ये होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होना चाहिए, बट ये नहीं कह रहे कि दोनों साहिबान ने ये नहीं कहा कि हमने इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर दी, हमने तरक्की की रफ्तार इतनी तेज़ कर दी, हमने इकनॉमिक एक्टिविटी इतनी बढ़ा दी, हमने गुर्बत इतनी कम कर दी, हमने महंगाई इतनी कम कर दी। ये नहीं बात कर, हम इन्वेस्टमेंट इतनी लेके आ गए, हमने एक्सपोर्ट इतनी बढ़ा दी। भाई इकनॉमिक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि PMLN क्लेम करता है कि हमने फैसलाबाद में पता नहीं कुछ 400 बसेस ले आए। PMLN वुड हैव बीन बेटर एडवाइस कि आधी से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ वहाँ बंद ना होती और इतनी मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट ना होती। इनको समझ ही नहीं, एक्चुअली इट इज़ बियॉन्ड देम इंटेलेक्चुअली और कॉम्पिटेंस के लेवल, ये समझ ही नहीं कि तरक्की होती क्या है। मतलब जिस मुल्क में पिछले 4.5 साल से हुकूमत इनकी बैठी हुई है और तरक्की की रफ्तार पॉपुलेशन की रफ्तार से कम है, इनको मसला ही नहीं पता। इनको यही नहीं पता कि पिछले 4.5 साल में 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। इनको यही नहीं पता कि 80% बढ़ गई है महंगाई 4.5 साल में। इनको ये नहीं पता कि अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में इस वक्त रिकॉर्ड हाई है। इनको ये नहीं पता कि 50-60 साल में इन्वेस्टमेंट इतनी कम आई है जितनी पिछले 4.5 साल में आई है इस वक्त जो है।
इनको ये नहीं पता कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। इनको ये नहीं पता कि 4 साल पहले जहाँ छोड़ा था एक्सपोर्ट उधर से गिर गई हैं। ये दीज आर एसेंशियल्स। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना, ये सारी चीज़ें करना। ये समझते हैं ओवरहेड ब्रिज बना दें और अंडरपास बना दें और वो तरक्की है। फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, उससे इनका कोई कंसर्न नहीं है। सो ये दोनों जो हैं इनसे आपस में जो मर्जी ये करते रहें। मैं नहीं कह रहा कि ये कम्पीट नहीं करना चाहिए, ज़रूर कम्पीट करना चाहिए। अच्छे अल्फाज जो अभी कायरा साहब ने भी बताए और इख्तियार वली साहब ने भी, नवाज शरीफ ने, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लेकिन बियॉन्ड दोज गुड वर्ड्स देयर इज नथिंग टू शो। ये बताएं ना कि अपनी 4 साल की बैलेंस शीट बताएं कि आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोगों के लिए आपने कि इनकम इनइक्वालिटी हमने ख़त्म कर दी है, हमने गुर्बत की लकीर से हम लोगों को ऊपर लेके आ रहे हैं। हम क्या कर क्या रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग? आपने को दहशतगर्दी पाकिस्तान को नंबर 2 पहुंचा दिया, नंबर 2 इन द वर्ल्ड। आपने एजुकेशन सिस्टम वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड है। आपका हेल्थ सिस्टम वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड है। कौन सा इंडिकेटर है जिसको ये लेके जाएं और दुनिया में ये जाके बताएं कि ये है पाकिस्तान? पाकिस्तान के जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, दे आर वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। इफ यू वांट आई कैन रिपीट देम। और मैं आपको एक पीछे जाने की क्या जरूरत है, मैं एक हफ्ते की एग्जांपल देता हूँ। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान में 16% पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है, डीजल की। बिल्कुल। ना वियतनाम में कोई बढ़ी है, ना अफगानिस्तान में कोई बढ़ी है, ना इंडिया में कोई बढ़ी है, ना बांग्लादेश में कोई बढ़ी है। अभी ये चीजें ना फंडामेंटल चीजें, उसकी बात करें। मैंने जी वो रोड बना दी, मैंने चौड़ी कर दी रोड, भाई ये तो आसान काम है, ये तो कोई भी कर सकता है। ये वैसे इंटरनेशनल मार्केट में आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की जो सूरत हाल है वो तो दुनिया उसको फेस करे, पाकिस्तान अकेला तो फेस नहीं कर रहा। वो तो भाई तो बांग्लादेश में क्यों नहीं बढ़ी प्राइस? एक सेकंड, बांग्लादेश में क्यों नहीं बढ़ी, वियतनाम में क्यों नहीं बढ़ी, इंडिया में क्यों नहीं बढ़ी, अफगानिस्तान में क्यों नहीं बढ़ी? ठीक है। ये इख्तियार वली साहब एक तो जरा ये बता दें सर, वो आप मंसूबे बनवाते हैं, खसूसन ब्रिजेस बना दिए, रोड बना दिए, वो कह रहे हैं जी आपकी जो इकॉनमी है जिसको स्ट्रेंथन करना है, लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना है, वो हुकूमत अभी तक नहीं कर पाई। देखिए, बाग हवेली भिम्बर में दानिश स्कूल का क्याम है, ये हमने किया है। मैं अभी रिसेंट चीजें आपको गिनवाता हूँ और पुराने जमाने में नहीं जाता हूँ। ग्रीन बसें दी है, लैपटॉप स्कीम दी है, तलबा में हम वहाँ पर लैपटॉप तकसीम कर रहे हैं जो मेरिट पर उतरते हैं। नीलम झेलम का प्रोजेक्ट जो है वो उस पर जितना काम हुआ है आपके सामने, 969 मेगावाट की वो स्कीम है, उसकी तकमील हमने की है। पाकिस्तान के बड़े उस मंसूबों में से है। मीरपुर और मुजफ्फराबाद मेडिकल कॉलेजेस के लिए वफाकी फंड्स और तिब्बी सहूलियात में तोसी, सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अरबों रुपए तरक्याती फंड जिनमें शाहराहें, पुल, दूर दराज इलाकों की राब्ता सड़कें शामिल हैं। अब जुबैर साहब कहते हैं कि कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, सड़क ये ज़रूरी नहीं है, इससे बेहतर है कि इकोनॉमी बढ़े। अब जुबैर साहब जैसे बंदे को मैं कैसे समझाऊंगा, ये तो खुद इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, इनको समझना चाहिए कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होगा तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। अगर आपके पास स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, अस्पताल नहीं है, सड़क नहीं है, राब्ता पुल नहीं है, आप आपस में कारोबार और आमद और रफ्त आपका नहीं होता तो आप इंटरनेशनली किस तरह डील कर सकते हैं? सो दीज आर द बेसिक थिंग्स कि ये आपको फिर लीड करती हैं और आपको लेके जाती है अच्छी इकोनॉमी की तरफ। हाँ, अगर कब तक लेकर चली जाएंगी? मतलब गैर मुल्की सरमायाकारी वो हो नहीं रही, यहाँ से सरमायाकार वापस जा रहे हैं, कई कंपनीज पाकिस्तान में बंद हो चुकी हैं। वो भी मैं बता दूं, ग्रोथ रेट आपका कहाँ खड़ा हुआ है? अगर बीच में कोई ऐसा ये शौकिया नारा ना लगे ना, जब डॉलर कंट्रोल में हो, पेट्रोल 65 रुपए का लीटर हो, बिजली का यूनिट 5 रुपए का हो, रोटी आपको 2-2.5 रुपए में मिल रही हो, और ऐसे में कोई ये नारे शौकिया लगाना शुरू कर दे कि एक मौका खान को देना चाहिए, पेट भर गया ना, सारा कुछ ठीक है, बिजली भी आ रही है, गैस भी पूरी है और महंगाई भी नहीं है, गाड़ी की टैंकी भी फुल है, काम भी लगा हुआ है, दुकान भी चल रहा है, कारखाना भी चल रहा है, और ऐसे में आप एक नारा ये लगा दें कि चलो यार इस बार जरा एक मौका खान को देते हैं, दे दिया ना। वहां से आपकी गाड़ी जब डी ट्रैक हुई है, पटरी से उतरी है, उसकी मिसाल ऐसे ही है जब आप कोई बम धमाका जो है वहां पर कोई एक्सप्लोजन हो जाए, उसके बाद दोबारा गाड़ी को ट्रैक पर लाना ये कितना मुश्किल है,
ये सिर्फ मुझे और कायरा साहब को नहीं पता, इसका अंदाजा जुबैर भाई को भी पता है। इनको भी हकीकत मालूम है कि इन धमाकों के बाद, इन मुश्किलात ठीक के है। बाद जो इनकलाब वाले आए थे 2018 में, उसके बाद चीजों को वापस लेकर आना, तो जुबैर भाई ना माने इनकी मर्जी। इमरान चले खान चले खुद वो क्या एक कह एक गए थे टाइम कि अक्सर लोग सारी ये सवाल ही करते हैं ना, क्योंकि टाइम फ्रेम दे देना कब तक हो जाएगा। अब मुसलसल 5वां बजट जो है मियां साहब ने पेश कर दिया, शहबाज साहब ने, वो प्राइम लंबा मिनिस्टर, टाइम ठीक है। फ्रेम आपको नहीं देता हूँ। इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस टेनोर ऑफ शहबाज शरीफ हम ठीक है। आपको बता देंगे कि वो इकोनॉमी जो डूब रही थी, टूट रही थी, ठीक है। वो आज तवाना मस्कुलर बॉडी के साथ खड़ी है। वो पाकिस्तान जो अकेला था, तन्हा था पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया उसके गिर्द दायरा बना के खड़ी है। और ये आपकी इकोनॉमी, ये आपका जीडीपी ग्रोथ, और इंशाल्लाह नीचे लेकर आएंगे इन्फ्लेशन रेट को, महंगाई को। ठीक है, होप सो और ऐसा हो। गरीब को नीड ऑफ द रोजगार आवर, लोग बड़े मिलेगा। परेशान है। ठीक है इख्तियार भाई, बिजली भी सस्ती, इख्तियार भाई, अभी ये इलेक्ट्रिक पेट्रोल बसों का भी आपने सस्ता। तस्करा कर दिया कि वो मरियम बीबी ने भी वहाँ पे अनाउंसमेंट की, पहले भी की और आज भी इलेक्ट्रिक बसें जो दे रही हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कायरा साहब, ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन का, ये उसकी खिलाफ वर्जी नहीं है इस टाइम पीरियड में, जब चंद दिन बाद वहाँ पर पोलिंग होनी है, इंतखाब होना है, उससे पहले इलेक्ट्रिक बसें देना वहाँ पर जाके एक सूबे की सीएम की जानिब से? ये ऐसे ही है इलेक्शन कैंपेन के अंदर, और बल्कि इलेक्शन के माहौल में नहीं, इलेक्शन के 2 दिन बाकी रह गए, 3, बिल्कुल। और आप इलेक्ट्रिक बसेस भी दे रहे हैं। पहले ख्याल नहीं आया वोट लेने के लिए, तो इसका मतलब है वोट तो एक तरह के आपने बार्गेन करके लेने हैं। और लैपटॉप स्कीमें भी, लैपटॉप बड़ी अच्छी स्कीम था, जरूर देने चाहिए मुस्तहिक तलबा को, लेकिन ये क्या ये 2 साल पहले नहीं दिए जा सकते थे? साल पहले नहीं मिल सकते थे? तो ये तो आपने इन्फ्लुएंस करने का एक तरीका है। रही बात यूनिवर्सिटियां, मेडिकल कॉलेज, किसी का कोई रोल नहीं है। पीपल्स पार्टी सोल वो जमात है जिसने ये काम किया हुआ है, और वहां की जितनी सड़कें हैं, मैं सबका कह रहा हूँ, एक उनका फेडरली जो रिसोर्सेज होते हैं उसमें से कश्मीर को शेयर मिलना, ये फेडरल गवर्नमेंट का एहसान नहीं होता। ये जीबी का हमारे दौर में भी जाता था, इस दौर में भी जा रहा है, हर दौर में जाएगा। हाँ, रही बात मेरे भाई जुबैर साहब ने, बहुत पढ़े लिखे आदमी है, बल्कि मैं आपने कही है ना 2026 का अफलातून है ये। इनकी गुफ्तगू सारी क्या है? इनको नहीं पता, इनको ये नहीं पता, इनको ये नहीं पता। तो यार आपने को 40 दफा हमें ये कहा है, हमें ये नहीं पता। क्या आपको पता है सवाल क्या था? जब सवाल हो रहा है डेवलपमेंट का, जब सवाल हो रहा है यूनिवर्सिटियों का, तो फिर मुझे क्या वहां पे बैठ के खारजा पॉलिसी के इश्यूज को बयान करना चाहिए? जब सवाल हो रहा है कि भाई आप इलेक्शन में गए हो, वहां कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है, मैं कहूं नहीं, आइन के मुताबिक बातें करेंगे, क्या करना चाहिए मुझे? आपके पास एक तोता कहानी है रटी हुई। मुझे अफसोस हुआ, ये कौन सा तरीका है? मैं भी आपकी इस्तेहजा करना चाहूं तो अभी मैं बैठ के 10 बातें कर दूंगा। ये कोई तरीका है? वो क्या कहा था गालिब ने कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। पहले ये सीख लें, बाकी बातें फिर कर लेंगे। ठीक है, जुबैर साहब इस पर रिस्पॉन्स करना चाहे? फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मरहलावार जो इलेक्शन हो रहे हैं, जी जी जुबैर साहब, मैं रिस्पॉन्स करना जी जी जी। मैंने तो इनको ये दोनों आपस में बात कर रहे थे तरक्की, मैं इनको ये बता रहा था तरक्की होती क्या है। इख्तियार वाली को तो समझ आ गया, और उन्होंने फिर बात की, एम्प्लॉयमेंट की भी बात की, और महंगाई की भी बात की, और इकनॉमिक एक्टिविटी की भी बात की। एट द एंड ऑफ द डे यही होता है। जब आप अभी भी कह रहे थे कि वहाँ बसेस दी हैं, तो मैं यही कह रहा था ना कि फैसलाबाद में जिस दिन उन्होंने बसेस दी, उस दिन 65% फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी थी। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट दैन बसेस। देखिए, मैं ये नहीं कहता बसेस देना या यूनिवर्सिटी बनाना अच्छी चीज़ नहीं होती, बहुत अच्छी चीज़ होती, लेकिन अगर आप इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि आपको समझ बूझ ही नहीं है कि मुल्क आगे कैसे जाता है। मुल्क बसेस देना एक एस्पेक्ट होता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और सबसे बड़ी बात ये है, ये कहते हैं कि हमारा जो है अभी टाइम बड़ा कम है। भाई 4.5 साल हो गए हैं आप लोगों को, 4.5 साल तो यूएस प्रेसिडेंशियल टेन्योर होता है।
वो क्यों होता है 4 साल? इसलिए होता है कि वो समझा जाता है 4 साल इज अ लॉन्ग पीरियड जिसमें आप चीज़ों को ठीक करेंगे। अभी 4.5 साल में इन्होंने शुरुआत ही नहीं की। पाकिस्तान के फंडामेंटल्स आर एट इट्स वर्स्ट इन हिस्ट्री, और ये तो ऐसे कर रहे हैं कि ये पहली दफ़ा आए हैं। भाई वो तो बीच में 3.5 साल आ गया, तो इसका मतलब है अगले 10 साल तक आप यही रोते रहेंगे। 2016 में आप हुकूमत में थे, 2008 में भी आप दोनों हुकूमत में थे, 90s में भी आप दोनों हुकूमत में थे, 80s में भी आप हुकूमतों में थे, 70s में भी आप हुकूमत है। आप चाहते क्या हैं? आप 50 साल हो चुके हैं, अभी भी आपकी शुरुआत ही नहीं ठीक है। अभी आप कह रहे हैं कि अभी पहली मेरी बात नहीं है, बात करने दें। का फैसला मुझे होना बात करने है, दें। कश्मीर का इलेक्शन है, पाकिस्तान का नहीं है। सर उन्होंने मुझे बात करने खारजा दें। पॉलिसी या आपने अपनी माशी पॉलिसी कायरा डिस्कस नहीं साहब, करनी। कायरा साहब, आप वहाँ मुझे के बात हालात करने को दें। जाके देखो, वहाँ जाओ तो Let- सही। कायरा आपको साहब हकायक का पता नहीं होता, एक बात है सिर्फ कि आपने कुछ नहीं, फिक्र एक- बोलने होते हैं और उन्हीं पे खेलने की कोशिश है। अच्छा, सुन आप तो जब लेना मेरी चाहो बात। किसी का इकोनॉमी पे बात सुन- करनी है, हम बैठ आप जाते हैं सुन किसी तो वक्त। लें। कायरा साहब, ये मुनासिब कौन सा नहीं है, तरीका इतना है भाई? नहीं मैं पता, बात कर रहा इतना हूँ, नहीं आप पता, बीच में ये आ नहीं गए। सा- कायरा साहब, मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, आप तो जरूर मुझे जवाब आप दीजिएगा। किस दुनिया में बसते हो यार? आपको भाई, चाहिए आप आप- कश्मीर जाएं। कश्मीर के कायरा लोगों को इस साहब- वक्त 3 रुपए से कम बिजली मिल रही है, उनको सस्ता आटा कायरा- मिल रहा है, उनको फैसिलिटीज मिल रही हैं, वो हमसे बेहतर जिंदगियां गुजार रहे हैं वहाँ पे। यार ये कायरा तो साहब वहाँ को उनकी कहेंगे जिंदगी कि की अपने बेटियों की टाइम कोशिश से कर रही बात है करें, ना। वरना मैं भी बोलता रहूंगा। मुझे चलें। आदिल, मैं एक दो आप जुमले जरूर कहना करें। चाहता हूँ, इजाजत अगर दे दें। जी मैं इख्तियार इतना भाई, आप कहूंगा, सॉरी, ये इख्तियार साहब। देखें, जी सॉरी इख्तियार भाई, ए, सॉरी। जब 2008 से जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी, उसके बाद 2013 में मियां नवाज शरीफ आए, फिर उसके बाद 2018 में इमरान खान साहब आए। आप यकीन करें कि इससे पहले जब इलेक्शन होते थे, तो जब एक ये हुकूमत जाती थी, दूसरा आता था, तो कुछ मंसूबों को कंटिन्यू कर देते, जो नेशनल पॉलिसीज होती थी उसको कंटिन्यू रखा जाता था और चीजों को आगे बढ़ने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती थी। 2018 का जो टेन्योर गुजरा है, ये इससे कोई इत्तेफाक करे ना करे, लेकिन वी आर गोइंग थ्रू, तो हमें पता है कि कैसा है। वो ऐसा है कि जैसे 1947 से हमने स्टार्ट किया है। तो जुबैर भाई जो कह रहे हैं ना कि आपको 4 साल हो गए नहीं, या इख्तियार 5 भाई यहाँ साल पे हो रुक गए, जाना। आप लोग ठीक है, सही कह रहे हो, गलत पाकिस्तान लेकिन बना रहे थे। पीटीआई ने नया पाकिस्तान बना रहा था, इसलिए उन्होंने जनाब उसकी बेस से शुरू किया ना। वो नया पाकिस्तान था, वो आप लोग गलत पाकिस्तान बना रहे थे। ठीक है, कायरा साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। कायरा साहब से बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। कायरा साहब, मीरपुर डिवीजन का इलेक्शन, पाकिस्तान का नाम देकर, सर कश्मीर पे आ जाए ना पाकिस्तान जरा। का नाम देकर पुराने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया गया था। यहाँ पे मतलब कौन सा एक ऐसा काम आप मुझे कोई यहाँ पे बता सकता है कि वो ठीक हुआ था? कोई एक काम, इकोनॉमी हो, आपकी फॉरेन पॉलिसी हो, आपकी मैं बता इंटीरियर देता हूँ। पॉलिसी हो, जॉबलेसनेस हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन मैं हो, बता देता हूँ। फॉरेन मैं इन्वेस्टमेंट बता हो, देता हूँ। क्या चीज थी? नथिंग। मैं बता देता क्या हूँ, हुआ अगर था? मैं इसे कुछ भी पूछना नहीं। चाहें। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया इख्तियार भाई। कायरा साहब, मीरपुर डिवीजन में पहले इलेक्शन होगा, फिर मुजफ्फराबाद, महाजिर सीटें, और फिर एंड में जो है पूंछ में होगा जाके। हमने जीबी में देखा है, पाकिस्तान में आज तक कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जिस पे जनाब जो पॉलिटिकल जो ओपोनेंट होते हैं वो इत्मीनान का इजहार करे। रेगिंग का इल्ज़ाम होता है, तरह तरह की बातें, फॉर्म 45, 47, इस तरह की चीज़ें। ये अब ये डिवीजन वाइज जो इलेक्शन होगा, क्या मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल जो पार्टीज आप लोग जो वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग मुतमईन हैं इस पूरे सिस्टम से? ये तो माजी में होता था कि सूबाई असम्बली का बाद में हो, फिर कौमी असम्बली का बाद में हो, इस तरह करके। तो ये एक नया फार्मूला यहाँ पर पेश कर दिया गया। ये कोई इत्मीनान तलब बात नहीं है। यकीनन ये बहुत सारे इस पे अप्रूव खड़े हैं, इसलिए कि एक डिवीजन का इलेक्शन, उसका नतीजा आ जाएगा तो फिर उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट भी होगा बाकी जगहों पे। किस जमात के हाथ में आता है, किसके खिलाफ आता है, और इस इलेक्शन के अंदर अगर यहाँ से इलेक्शन के नताइज के ऊपर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया गया तो अगला मरहला और मुश्किल हो जाएगा। माजी में जब कौमी, जिस तरह आपने जिक्र किया कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाब मुख्तलिफ औकात में होते थे 2 दिन वक्फे के, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते रहे। इसीलिए ये तय किया गया था कि सारे इंतखाब इकट्ठे कराए जाएं। बल्कि इस हद तक हम तो ये भी मुतालबा करते रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इंतखाब पाकिस्तान के इंतखाबात के साथ होने चाहिए, इसलिए कि जिसकी यहाँ गवर्नमेंट होती है वो उसका वहाँ पे असर आ जाता है उन इंतखाबात पे। ये बिल्कुल इस पे बड़े सवाल हैं, लेकिन बाज़ औक़ात मखसूस हालात के अंदर आपको इस तरह के फैसले करने पड़ते हैं। ये मामूल का कोई आसान फैसला नहीं।
हालात के तहत एक फैसला है, इसीलिए जमातों ने इसको कबूल भी किया। ठीक है अख्तियार भाई, ये एक्शन कमेटी तो माने ना माने, लेकिन क्या ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दीगर जो वहाँ की जमातें हैं, क्या वो जो इंतखाबी नतीजा आएगा, और जिस तरह अभी कायरा साहब ने कहा एक वेव एक लोग रीड कर लेते हैं ना कि वहाँ पे वो पार्टी आगे है तो चलें, हुकूमत उसकी बनती नजर आ रही है, आगे वाली जो 2 मरहले बाकी बचेंगे उस पर इफेक्ट नहीं आएगा उसका? ये देखिए 1997 में इलेक्शन हुआ था, उसमें कौमी के अलग हुए थे, सूबाई अलग हुए थे। अभी अगर रिसेंट पास्ट की मैं आपको मिसाल दे दूं तो खैबर पख्तूनख्वा में 165 तहसीलें हैं और 40 एक अजला है। ये 4 फेजेस में हमारा लोकल बॉडीज का इलेक्शन हुआ है। सो जब पर इस तरह के मामलात हों, जैसे जॉइंट एक्शन कमेटी ने वहां पर एक माहौल अपना बनाया हुआ ये आप केपीके की मिसाल दे रहे हैं। पहले फेज में वो वहां पर जेयूआई फेज जो है वो आगे नजर आई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहां पर हुकूमत भी थी, तो बड़ा उनको बैकलैश आया था, मतलब कि मकबूलियत नहीं रही, और वो आगे नजर भी आया कि जेयूआई जो पहले फेज में उसको जो नताइज मिले थे, आगे चल के उसको पजीराई मिली भी दीगर जगहों पर भी। देखिए कहीं एक जगह पे तो हमें ठहरना होगा ना, कहीं एक जगह पे तो हमने डिसीजन लेना ही है। अब लॉ एंड ऑर्डर को देखें, वहां पे लोगों की जान और माल को महफूज बनाएं, या ये चीज देखें। और दूसरा मैं एक बात आपको बता दूं कि पीपल आर क्लियर, क्या मीरपुर वालों का जो फैसला है तो वो दूसरे डिवीजन का नहीं होगा, वो तीसरे डिवीजन का नहीं होगा, ऐसा ही होता है। तो जिन्होंने आपको वोट देना है वो आपको वोट देंगे, जिन्होंने आपको वोट नहीं देना, आप पावे इलेक्शन 10 दिन ना, आप महीने बाद भी करा लें, उन्होंने आपको नहीं देना होता। तो मेरे ख्याल में ये वो बात नहीं है कि इनको देख के तो बंदा उस तरह फैसला करे। हर जमात लेकिन इख्तियार साहब, वोटर भी हवाओं का रुख जो है वो देख लेता है ना कि हवाएं किस तरफ चल रही हैं, तो उसको एक आइडिया हो जाता है आगे मेरे ख्याल में मसाइल हल करवाने हैं। आवाम को चाहिए कि रुख ना देखे, आवाम परफॉर्मेंस देखे। ठीक है, हवाओं का रुख जो है ना ये गलत है। और स्पेशली मेरा ये गिला अपने सूबों के लोगों से, अपने सूबे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ, कि हवाओं का रुख और हवाओं के रुख के साथ चलना ये कौवों का काम होता है। लोग वो होते हैं जो ये देखते हैं कि कौन बेहतर है, कौन मेरे लिए, मेरे सूबे के लिए, मेरे मुल्क के लिए, मेरे जिले के लिए बेहतर उम्मीदवार है, कौन सी जमात अच्छी है, कौन सा लीडर अच्छा है और किन की परफॉर्मेंस अच्छी है, उनके साथ जाएं तो ये ज्यादा बेहतर है। वैसे पाकिस्तानी सियासत में मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं, ज्यादातर नहीं, आप भी हैं, कारा साहब भी अपनी सियासी बातों के तवील अरसे से खड़े हैं, लेकिन एक बड़े इलेक्टिबल्स और बहुत सारे लोग हवाओं का रुख देखकर अपनी सियासी सिम जो उसका भी मैं क्लैरिफाई कर दे तो आप लोग एक चीज पर डिस्कशन कर रहे हैं, वो बेसिस ही नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन का बयान आया है, मेरा ख्याल है चेक कर लें, जहां तक मैंने पढ़ा है कि उसमें जो फर्स्ट फेज में इलेक्शन होगा, जैसे इंडिया में होता है, तो इलेक्शन रिजल्ट्स आर नॉट नोन टिल द फाइनल रिजल्ट्स, फाइनल पोलिंग। वहाँ तो खैर 1 महीना लगता है तकरीबन। यहाँ 3 फेजेस में जब होगा तो फर्स्ट फेज में जब होगा, सेकंड फेज का उसके काउंटिंग तक नहीं होगी, उसका वो नहीं आएगा। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन। और ये तरीका भी सही है, ये बिल्कुल, ये जो है ना कि हवा का रुख ना देखें, हवा का रुख देखते हैं ना, ये तभी तो इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। वहाँ 3 फेजेस में होते हैं, 140 करोड़ लोग हैं। वहाँ फर्स्ट फेज में हो जाता है, काउंटिंग भी नहीं होती, सेकंड फेज में होता है, काउंटिंग भी नहीं होती, जब फाइनल फेज में हो जाता है। और इसी तरह से मेरी अंडरस्टैंडिंग है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन होंगे। दूसरी बात, मैं इख्तियार वली की एक बात को क्लैरिफाई कर दूं, ये कह रहे थे कि हमारा इमेज बहुत बढ़ गया है। ये बार बार हर वजीर बैठ के, कोऑर्डिनेटर्स बैठ के कहते हैं ग्रीन पासपोर्ट की इतनी इज्जत बढ़ गई है कि इमिग्रेशन वाला खड़ा हो जाता है। तो इन सबको ब्लू पासपोर्ट क्यों चाहिए? बच्चों के लिए भी चाहिए, बीवी के लिए भी चाहिए, फॉर लाइफ टाइम चाहिए। खुद नहीं ग्रीन पासपोर्ट लेना। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को कह रहे हैं कि आप ग्रीन पासपोर्ट लें और बाहर से, बहुत इज्जत बढ़ गई है। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है, पार्लियामेंट की मेंबर की हिम्मत नहीं है, मेरी फैमिली की हिम्मत नहीं है, मेरे बच्चों की हिम्मत नहीं है कि वो ग्रीन पासपोर्ट लेके जाएं, और मुझे चाहिए भी फॉर लाइफ टाइम। मतलब आप तजाद जरा देखें, अगर इज्जत बढ़ गई तो भाई आप ग्रीन पासपोर्ट मांगे। ज़ुबैर भाई जो है ना, ज़ुबैर भाई फुटबॉल खेलते खेलते क्रिकेट की कमेंट्री शुरू कर देते हैं। क्यों ना करूं, आपसे कहा था ना पाकिस्तान की इज्जत बढ़ गई है, मैं आपको सिर्फ बता रहा था। अभी तो मैंने कंप्लीट ही नहीं किया था, अभी तो मैंने कंप्लीट ही नहीं किया। आप वीजा बता दें पाकिस्तानी अवाम को कितनी आसानी से वीजा मिलता है। दुबई का बता दें, यूरोपियन यूनियन शेंजन का बता दें, यूके का बता दें, आप यूएस का बता दें। जितना इस वक्त मुश्किल है कभी भी नहीं तारीख में था।
आपकी जो इज्जत बढ़ गई ना, आप मुझे बता दें कि क्या आसान है शेंजन वीजा लेना? 3-3 महीने तो मेरे जैसे बंदे को इंटरव्यू का टाइम मिलता है। दुबई का वीजा नहीं मिलता, यूके का वीजा रिजेक्ट हो जाता है, यूएस का वीजा। मेरे भाई, इज्जत बढ़ गई भाई, वो इज्जत आप जैसे लोगों की बढ़ी है जो ब्लू पासपोर्ट और रेड पासपोर्ट लेके फिरते हैं। आधी कहानी मत सुनाए, ये आधी कहानी है, आधी आयत है, तो आप आधी ब्लू हदीस पासपोर्ट है। पूरी चाहिए, आपको बता देना। बात कहीं पे पहुंची, एक मिनट जरा, एक मिनट रुकिए, ऐसा नहीं होता। एक मिनट जी रुकिए। कायरा साहब, बहुत सवाल कर रहे हैं। वो सवाल था, उस सवाल के ऊपर तो उन्होंने जवाब गलत दिया। क्या उन्हें वो पता देते है? नहीं है, वो पता उसका होगा, जवाब वो है ही बहुत नहीं। पढ़े लिखे आदमी है, वो तो अरे इज्जत बढ़ 1926 गई मॉडल है अफलातून भाई, है। इज्जत बढ़ गई है पूरी बेहतर दुनिया में, जानते तो हैं। बताएं ना क्यों चाहिए ब्लू पासपोर्ट। मैं बताने लगा हूं ना यार। चलिए सुन लीजिए कायरा साहब, कायरा साहब। चीफ थैंक यू। सवाल यह है कि हमारा और इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन लॉज हैं कश्मीर के, वो सेम ही हाल। और इसमें यह है कि हर पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग अफसर ने इलेक्शन करा के काउंट करके और रिजल्ट अनाउंस करना होता है। क्या इसमें कोई तब्दीली की गई है कानून में? उनकी असेंबली ने तो ऐसी कोई तब्दीली नहीं की। आपके इल्म में हो तो मुझे बता दीजिए। लेकिन मैंने मेरी पहले भी कहा ये understanding कोई ऐसी है। आइडियल नहीं जी, है सेम रिजल्ट आएंगे और ये बिल्कुल। आइंदा के लिए भी नहीं होंगे। शायद इसको एक खास हालात में जरूरत के तहत किया गया है। उस हवाले से एक सिचुएशनल आप कह लीजिए एक अरेंजमेंट है, ये परमानेंट नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी इख्तियार भाई, जरा ये बता दें कि सेम डे रिजल्ट आ रहे हैं कि इसमें जिस तरह अभी कायरा साहब फरमा रहे हैं कि ये सिंगल टाइम के लिए ऐसा होगा कि रिजल्ट जो है वो बाद में है, क्या होगा? सॉरी, मैं सवाल नहीं समझ सका। आपकी आवाज आधी आ रही, आधी नहीं आ रही। ये भी जुबैर साहब ने जिस तरह कहा है कि शायद रिजल्ट जो है सेम डे में नहीं आएंगे, जिस तरह बाकी दो जो फेजेज है वो हो जाएंगे, उसके बाद जाकर रिजल्ट आएंगे। कायरा साहब भी कुछ इसी नोयत की बात करते हैं, राब्ता उनका मुनक़ता हुआ है। क्या होगा, उसी दिन सेम डे रिजल्ट आ जाएंगे कि सारा कश्मीर की जितनी रिजल्ट तो देखें, पाकिस्तान में जो इलेक्शन एक्ट है, जो कवानीन है, वो आज़ाद कश्मीर में भी है, वही जीबी में भी है। और ये तो मतलब इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है कि जो वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठा है उसने रिजल्ट कंक्लूड करके अपने बैग्स वोटों के थैले उठाकर उसने सीधा पहुंचना होता है अपने आरओ के पास और वहां पे उसने अपना रिजल्ट जो है वो जमा कराना होता है। तो उसमें तो कोई ये बात तो नहीं है कि 2 दिन बाद आएगा, 3 दिन बाद आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सेम डे सेम टाइम, जैसे ही इज द रिजल्ट गेट कंक्लूडेड तो वो उसकी पाबंदी है ये कि वो फौरन वो रिजल्ट वहां पर उठा के लेके जाएगा। उसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। ये मेरे ख्याल में सवाल बनता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर इस नोयत का रिजल्ट आता है जी इख्तियार भाई, अगर इस रोहित का रिजल्ट आता है जिस पर आपकी जमात को तहफ़्फ़ुज़ात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात है, या जो कश्मीर की बड़ी सियासी जमातें हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात है, तो वो तो फिर एक दूसरे पर ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी। जो एक्शन कमेटी है उनको भी एक जवाब मिलेगा। हम तो कह रहे थे, हम तो सिस्टम पर अदम एतमाद करते थे कि सिस्टम है ही ऐसा कि मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ को भी इस इलेक्शन के ऊपर एतमाद नहीं है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए, जॉइंट एक्शन कमेटी इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, बल्कि मैं कहूंगा कि वो किसी की शायद एजेंडे को लेकर वो चल रहे हैं। शायद वो कोई भी हो सकता है, मैं आज जिक्र नहीं करना चाहता, इलेक्शन वहां पर करीब है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि कोई इलेक्शन 100% ऐसा हो जाए कि जिसको आप बोले कि वहां पे कोई तनाजा ना हुआ, झगड़ा ना हुआ, किसी को रिजल्ट पे एतराज नहीं है। लाजिमी बात है, चीजें जाती हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में भी जाती हैं, अदालतों में लोग केसेस भी करते हैं। जिसको पता होता है कि मैं हारा हूं, वो अपने मुखालिफ उम्मीदवार को, जीतने वाले को टफ टाइम देने के लिए भी लोग केसेस कर लेते हैं। तो वो तो एक लगी बंदी चीज है, इलेक्शन के साथ वो चलता रहता है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है जुबैर साहब, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जरा इस पे जरा बता दें कि अगर जैसे फेज वाइज इलेक्शन हो रहे हैं, ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ही वहाँ पर एक दूसरे पे अदम एतमाद करती हैं, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालात उठाती हैं, तो जो वहाँ पे ऐसी कुव्वतें हैं, जो गैर जमहूरी वहाँ पे कुव्वतें हैं, उनका जो स्टांस है, क्या उसको मजीद कह लें कि इसके ऊपर जो है तकवीयत नहीं मिलेगी? देखें, सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया, PMLN पर इल्ज़ाम लगाया है और बिल्कुल सही इल्ज़ाम लगाया है। शर्जील मेमन ने भी, बिलावल भुट्टो ने भी, या सब ने,
कि जी ये फॉर्म 47 जो इन्होंने पिछले 2024 में किया था, ये तो फॉर्म 47 रिग करके इलेक्शन नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी में बैठे हैं और पंजाब असेंबली में। ये मैं नहीं कह रहा, पीपल्स पार्टी ने कहा है और बिल्कुल 100% सही कह रहा है। सो मुझे इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जीरो है। इनको डब्बे भरने हों, इनको गन पॉइंट पर फॉर्म 47 लेने हों, मुस्लिम लीग हर वो काम करेगी जिससे इन्होंने पावर में आना है। ये हर वो काम करेंगे और फिर बड़ी अच्छे तरीके से बात करके ये कहेंगे कि हम बड़े शरीफ लोग हैं। जो आपने 2024 में किया, मेरा नहीं ख्याल है या हर इलेक्शन में आप करते अपने जाती एक्सपीरियंस और जाती आपने जितना कुर्बत में Absolutely, देखा जाती पाकिस्तान मुस्लिम क्या? लीग नून के पूरे लीडरशिप पाकिस्तान, को, पूरी दुनिया को पता है। वो देखकर अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। भाई एक सेकंड, बिलावल भुट्टो ने कहा है, शर्जील मेमन ने कहा है, नासिर शाह ने कहा है, सारी पीपल्स पार्टी इनको कह रही है ये तो फॉर्म 47 पर नेशनल असेंबली में और प्रोविंशियल असेंबली में बैठे हुए। और मैं ये भी कह दूं, मैं पीपल्स पार्टी का इतना हामी नहीं हूं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध में जेन्युइनली जीती है। एक आध सीट इधर उधर जरूर हुई होगी, वो नहीं मैं कह सकता, बट ये पंजाब की तरह कि जी आप 17-18 सीटें लेके पाकिस्तान के 2/3 मेजॉरिटी लेके बैठ गए नेशनल असेंबली में, ये तो जुल्म है। आप रात के 3-3 बजे रिटर्निंग ऑफिसर चेंज कर देते हैं अगर वो फॉर्म 47 नहीं इशू करता आपकी मर्जी का। अगर ये सब इन्होंने करना है तो फिर इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी है? ठीक है, चलें। कायरा साहब है ना साथ? कायरा साहब जी 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 सर, ये वफाक में मेमन साहब कह रहे हैं कि ये किराए का घर है जनाब, ये किराए का घर मिला हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वफाक में और पंजाब में। वो तो 2024 के इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान उठा रहे हैं। यार सवाल तो बहुत सारे हर दौर के इलेक्शंस पे सवाल होते रहे, इस इलेक्शंस पे भी सवाल है। इंडिपेंडेंट लोग भी उठा रहे हैं, सियासी जमातें भी उठा रही हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी हैं, पीटीआई भी है, बाकी लोग भी, बेशुमार लोगों के सवाल है। इस पे क्या बात हुई? इलेक्शन पिछले इलेक्शन पे सवाल नहीं थे, 18 वाले इंतखाब पे सवाल नहीं थे, 70 वाले इंतखाब पे कहते हैं बड़ा शफाफ थे, उस पे अपने सवाल थे। 77 वाले इंतखाब पे सवाल नहीं थे। फिर उसके बाद वाले जो हमारे दौर के थे, उसके बाद ज़ियाउल हक के दौर में क्या इंतखाबात हुए, फिर क्या, तो ये सलसल है। अमेरिका के इलेक्शन में सवाल नहीं होते, वहां भी इसके ऊपर सवाल उठते रहते हैं। हमारे यहाँ ये रवायत है। इस वक्त कश्मीर के जो हालात हैं, खास तौर पे इस वक्त वहां पे एक शफाफ इंतखाब लोगों की राय से, जिस जमात को लोग वोट देते हैं उसको हुकूमत बनाने देनी चाहिए। बिलाशुबा ये नीड ऑफ द आवर है कि चलें कम से कम इस टाइम कश्मीर में जो ऐसे इलेक्शन हो कि जितने स्टेक होल्डर हैं सबको उसके ऊपर एतमाद हो, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में शायद तारीख रकम हो जाए कि कोई एक इंतखाब हो जिसमें तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर जो हैं वो ऑन बोर्ड हो। चले कारी साहब ये भी बता दें कि लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि आप लोग आपके वोटों से वफाकी हुकूमत कायम है, जब बिलावल साहब या आपकी क़यादत बाकी जाके प्राइम मिनिस्टर को मिलती है, वो फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर, मतलब आप लोग भी उसी नोयत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक तरफ उनको जनाब आप लोगों की सपोर्ट भी हासिल है, ऑन द अदर साइड जब इस तरह का कोई मौका आता है, इलेक्शन आता है, तो इसी नोयत के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आते हैं उनके मैंडेट के ऊपर। यार फिर देखो ना, ये तो दो तरफा चलता रहता है ना, इलेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ, मतलब ये नूरा कुश्ती है, मतलब ये जो पाकिस्तान साहब कहते हैं नूरा कुश्ती का लफ्ज और है, नूरा कुश्ती का लफ्ज और है। क्या आपका क्या ख्याल है इस वक्त मीडिया के अंदर जो डिबेट जारी है? पहली बात मुझे कह लेने दीजिए, जो बातें आप सब मीडिया वाले हमसे पूछ रहे हैं उसका मतलब तो यह है कि हमें तो बंदूकें निकाल लेनी चाहिए और हमें परमानेंटली एक दूसरे से दुश्मनी कर लेनी चाहिए और हमें एक दूसरे से किसी तरह का कोऑपरेशन नहीं करना चाहिए, ना हाथ में लाना चाहिए। वो रवैया जो इमरान खान ने रखा हुआ था अपोजिशन से, वो रखना चाहिए। क्या वो एक आसान रवैया है? आप हमसे नहीं, बिल्कुल कोई ये तवक्को नहीं करता, लेकिन लोग डेफिनेटली पूछते हैं कि उनके वोटों से बनने वाला क्या इस टाइम मुल्क में हुक्मरान है? तो हम भी लोगों की आवाज है ना सर, हम लोगों की आवाज है, 25 लोग पाकिस्तानी जो आप भी बिलाशुबा लोगों की आवाज है, तो हम किसकी? आप भी बिलाशुबा लोगों की आवाज है। तो आपसे लोग पूछते नहीं कि जब मियां साहब या जो हुकूमत इस टाइम बैठी हुई है इसके पास मैंडेट सही नहीं है, तो किस तरह आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं? हमसे तो सवाल नहीं होते, ये आप दावेदार हो गए अवाम के नुमाइंदगी के। अवाम के नुमाइंदे तो हम हैं, अवाम तो हमसे पूछते हैं। आपके पास तो अवाम नहीं आती, हम तो रोज अवाम में बैठे होते हैं। चले जी, वैसे ये आजकल अवाम के डिफरेंट जो है वो कहने के प्लेटफॉर्म है अपने हज़ारे ख्याल करने के, मतलब सोशल मीडिया भी है, वहाँ पे भी लोग अपना हज़ारे ख्याल कर रहे हैं, बैलेट के जरिए भी हज़ारे ख्याल करते हैं जब आप लोगों को इलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, इख्तियार भाई ये बता दें कि वो कह रहे हैं पंजाब में और मरकज़ में किराए का मकान है आप लोगों का, तो ज़्यादा आप लोग मतलब हदूदों क्यू से बाहर ना निकले, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करें, बस कुछ टाइम भी यहाँ पर मौजूद है, इंजॉय करें इस टाइम को। ये किसने बोला है किराए का मकान है? शर्जील इनाम मेमन साहब उन्होंने ये फरमाया।
कोई नहीं, ये जो हुकूमतें होती हैं ये हर 5 साल के लिए इसकी मुद्दत होती है, और किराए का आप कह लें या इसको कुछ भी कह लें, तब ये ऐसा ही होता है। 5 साल बाद जो है फिर अवाम ने फैसला करना होता है। इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। अगर वो कहते हैं तो वो खुद भी किराए के मकान में बैठे हुए हैं कराची में। नहीं वो मैंडेट की बात कर रहे हैं कि जेन्युइन मैंडेट नहीं है, पता वो लग मतलब जाएगा। आपके मैंडेट की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 2024 मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में शर्जील इनाम मेमन साहब को ऐसी बात अगर वो ना करें तो बेहतर है, और मैं कभी भी नहीं करूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि जो तलखियां ऑलरेडी हमारी पॉलिटिक्स में मौजूद हैं, कहने को टीवी पर नेगेटिव बात करना सबसे आसान काम है और उसकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा आते हैं, मैं अपनी रेटिंग बढ़ा लूंगा, लेकिन अच्छी बात करना, उसको फैलाना, ये मुश्किल काम है इस दौर में, लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त का जिहाद है। इख्तियार भाई, आखिर में ये बता दें कि आपको कौन हुकूमत बनाता नजर आता है? कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कश्मीर में हुकूमत होगी? कितनी सीटें निकाल सकते हैं आप लोग? मेरी पार्टी जीतेगी, मेरी ही जमात मुस्लिम लीग नून जो है वहां पर कामयाब होगी, और मैं समझता हूँ कि 2/3 अक्सरियत हमें मिल जाएगी। ठीक हो गया जी। कायरा साहब, क्या लगता है कि जियाला प्राइम मिनिस्टर होगा रियासत का अगला? पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह बड़ी मेजॉरिटी से सीटें लेके गिलगित बल्तिस्तान की तरह यहाँ हुकूमत बनाएगी। एक बात तयशुदा, जिस भी जमात को अवाम मैंडेट दे उसका मैंडेट खराब नहीं करना चाहिए और उसके मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। जिसकी मेजॉरिटी हो उसको हुकूमत बनाना देना चाहिए। और कश्मीर के बिलाशुबा इस टाइम हालात भी इस नोयत के हैं कि वहाँ पर जो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी उस पर किसी किस्म का निशान नहीं जो है उस पर उठना चाहिए। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़िर मरहलों में कश्मीर की जो कानून साज असम्बली है, रियासती असम्बली, उसके इंतखाबात हो रहे हैं। अब पहले फेज़ में मंडे को पोलिंग होगी, देखते हैं कि वहाँ पर कौन सी सियासी जमात आगे नजर आती है। भरपूर पोलिटिकल जो मुहिम है वो मेन स्ट्रीम जो लीडरशिप है सियासी जमातों की वहाँ पर चलाए हुए। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।